हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सोलर पैनल है, क्या सोलर पैनल डायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिसिटी दे देगा कि नहीं देगा। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें ये चीज अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि जो पीवी पैनल है ये बेसिकली डीसी आउटपुट जनरेट करता है, एसी आउटपुट नहीं जनरेट करता। यानी कि जो पीवी पैनल की कैपेबिलिटी है वो क्या है कि जितनी भी उस पर सनलाइट पड़ रही है वो बेसिकली डीसी आउटपुट देगा, एसी आउटपुट नहीं देगा। अगर डीसी आउटपुट देगा तो इसके अंदर जो डीसी आउटपुट आपके पास आगे जनरेट हो रही है, वो जो डीसी आउटपुट है उसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा कि वो डीसी आउटपुट से हम इलेक्ट्रिसिटी, यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो पहली जो चीज है, जो डीसी आउटपुट ये देगा, इसके अंदर करंट भी है और वोल्टेज भी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सूरज की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और सूरज एक स्पेक्ट्रम के तहत आउटपुट दे रहा है। यानी कि अगर मैं इसे ग्राफिकली ड्रॉ करूं तो मुझे ये समझ लगती है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो हमारे पास जो सूरज की डायरेक्शन बन रही है कुछ इस तरह से बन रही है। यानी कि आप देखो तो वो ईस्ट से सूरज निकल रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इस जगह पे सोलर पैनल लगाता हूं और सूरज का एंगल देखता हूं तो किसी पॉइंट पे ये वाला एंगल बन रहा है, यानी कि ये एंगल बन रहा है, किसी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, किसी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, किसी पॉइंट पे ये एंगल बन रहा है, और कंटिन्यूसली ये एंगल चेंज हो रहा है। ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। जब ये एंगल चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जो चीज चेंज हो रही है वो चीज बेसिकली चेंज में क्या चीज आ रही है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेबिलिटी चेंज हो रही है। यानी कि जो करंट और वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो कम हो रहा है। सूरज की जो रोशनी है उसे हम इरेडियंस कहते हैं, और इरेडियंस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे सूरज जो है उसकी डायरेक्शन बदलती ही जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो सूरज है वो कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट कर रहा, कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी सूरज जनरेट कर रहा है। और कंटिन्यूसली चेंजिंग इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। हमारी प्रॉब्लम क्या है, अगर हमने एसी इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिंग करंट की इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी है तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहते हैं 220, 230, 240 वोल्ट हमें अवेलेबल हो। सही है। और दूसरी चीज क्या है, हम कहते हैं प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या है, हम कहते हैं भाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं, जब इनपुट में सोर्स ही इनकंसिस्टेंट है तो ना 220 वोल्ट हमें मिल सकता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज को हम एसी में कन्वर्ट करते हैं तो डीसी क्योंकि चेंज हो रहा है तो एसी भी चेंज हो जाएगा, ना 220 हमें मिल जाता है। दूसरी चीज क्या है, अगर 220 चलो मिल भी गया तो क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल सकती है, क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है तो साइनोसाइडल वेवफॉर्म भी बदल सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि जो कंटिन्यूसली चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी बेस पे हम पीवी को आउटपुट पे ले सके। तो पीवी पैनल का जो सबसे पहला मसला ये हुआ कि क्योंकि सूरज की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो ऑटोमेटिकली पीवी की आउटपुट भी चेंज होती रहेगी। दूसरा मसला क्या हुआ कि सोलर पैनल जो छत पे लगे हुए हैं और ये पॉसिबिलिटी नहीं कि भाई मेरा सोलर पैनल 100% शेडो से शेडो के बगैर रहे। मैं अगर कहूं कि भाई मेरा फॉर एग्जांपल मेरा एक सोलर पैनल लगा हुआ है और उस सोलर पैनल में लेट्स सपोज ये मेरा एक सोलर पैनल लगा हुआ है और उस सोलर पैनल के अंदर अगर मैं कहूं कि ये सोलर पैनल सूरज के सामने पड़ा हुआ है और 100% चांस है कि इसके ऊपर कोई शेडो नहीं पड़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं। कभी कभी क्या पॉसिबिलिटी आ जाती है, भाई साइड पे कोई ट्री लगा हुआ है और उस ट्री का शेडो पड़ रहा है, उस ट्री का शेडो पड़ गया, या पॉसिबिलिटी बन जाती है भाई ट्री नहीं लगा हुआ, कोई परिंदा आके उसके ऊपर बैठ गया, कोई परिंदा आके उसके ऊपर बीट कर दी, या ये भी नहीं पॉसिबिलिटी बनती कोई हवा की वजह से डस्ट आके उस सोलर पैनल के ऊपर जम गई है, या ये भी नहीं पॉसिबिलिटी बनती। तो ये होता है कि इर्द गिर्द की बिल्डिंग हमारा घर है, उसकी हाइट एक सर्टन है, साइड वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट कुछ और है, तो उस साइड की वजह से उसका शेडो बन गया, वो बनेरों का शेडो बन गया या ममटी का शेडो बन गया, तो वो शेडो बीच में इफेक्ट करने लग पड़ा। तो ये जो पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती कि भाई मेरा सोलर पैनल 100% शेडो लेस सोलर पैनल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। और इसका हल क्या बनता है कि भाई लोग क्या करते हैं, अपने सोलर पैनल को धोते हैं, किसी भी तरीके से धोते हैं।
लेकिन वो धोते हैं ताकि इसके ऊपर जो डस्ट लगी है वो रिमूव हो जाए, इसके ऊपर जो परिंदों की बीट है वो रिमूव हो जाए, किसी किस्म का शेडो पड़ा है वो खत्म हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, शेडो तो चलो जो फिजिकल शेडो बन रहा है किसी गंदगी की वजह से वो तो रिमूव हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल शेडो क्लाउड्स की वजह से बन रहा है, आसमान है उसके ऊपर क्लाउड्स हैं, उसके बाद बादल हैं और बादल की वजह से शेडो बन रहा है, वो जो शेडो बनेगा वो भी सोलर की एफिशिएंसी को डिस्टर्ब करेगा। वो जो शेडो बन रहा है कि भाई ऊपर कोई परिंदा है जो ऊपर से ही उड़ के चला गया, उस वो जो ऊपर परिंदे का शेडो बन रहा है वो भी डैमेज करेगा। तो इस तरह पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि मेरा सोलर पैनल कंसिस्टेंट कांस्टेंट आउटपुट मेरे सिस्टम के अंदर दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। अब जब मेरे पास कंसिस्टेंट आउटपुट नहीं मिलती तो फिर मेरे पास हल क्या है कि भाई मैंने तो सोलर पैनल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज करना है, और अगर मेरा सोलर पैनल कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं सोलर पैनल की कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूं। तो मैं बीच में क्या लगाता हूं, पहले तो मैं फिल्टर लगाता हूं कि ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है मेरे पीवी पैनल में, एकदम एक इंपल्स आती है और फिर रुक जाती है, तो दरमियान में मैं कोई कैपेसिटर या कोई फिल्टर लगा दूं ताकि ये जो ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इसको फिल्टर आउट कर दे। पहली तो चीज ये बन गई। दूसरी चीज क्या बन गई, बीच में मैंने प्रोग्रामेबल डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा दिया कि भाई डीसी इनपुट ले डीसी आउटपुट ही दे। ये बीच में एक कन्वर्टर लगा दिया कि भाई ले तो तू डीसी इनपुट और उस डीसी इनपुट को डीसी आउटपुट में दे, लेकिन वो जो डीसी इनपुट ले वो डीसी इनपुट इनकंसिस्टेंट डीसी इनपुट को ले, जो वेरिंग डीसी इनपुट है वो ले, और उस डीसी इनपुट की जो आउटपुट है उसे कंसिस्टेंट कर दे। यानी कि यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगी वो कांस्टेंट डीसी आउटपुट मिलेगी। ऐसी डीसी आउटपुट जिसको मैं 220 या 230 या 240 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे पास कांस्टेंट आउटपुट आती रहेगी। ऐसी डीसी आउटपुट जिसको मैं साइनोसाइडल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो मेरे पास साइनोसाइडल फॉर्मेशन वेवफॉर्म आती रहेगी। ऐसी डीसी आउटपुट जिसको मैं 50 हर्ट्ज पे आउटपुट लेना चाहूं तो वो आ जाएगी। तो जो मेरा पीवी पैनल है, इस पीवी पैनल को सबसे पहले मैं फिल्टर करूंगा कि इसके अंदर जो कोई ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो वो ड्रास्टिक चेंज मेरे कन्वर्टर को डैमेज ना कर दे, वो ड्रास्टिक चेंज डायरेक्टली अर्थ हो जाए, डायरेक्टली बाहर निकल जाए, मेरा फिल्टर इसे निकाल दे। उसके बाद मेरा कन्वर्टर लगाओ जो डीसी इनपुट को ले और डीसी इनपुट को कांस्टेंट डीसी आउटपुट दे दे। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई जो डीसी आउटपुट आई उस डीसी आउटपुट को आगे मैंने क्या बैटरी में स्टोर करना है या डायरेक्टली ग्रिड में दे देना है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मैं डायरेक्टली ग्रिड में दे दूं, तो इसका मतलब मैं सिंपल डीसी टू डीसी कन्वर्टर के बाद डीसी टू एसी इन्वर्टर लगाऊंगा और ग्रिड में दे दूंगा। और अगर मैंने बैटरी में स्टोर करना है तो बैटरी का एक चार्ज कंट्रोलर आता है जो बैटरी की चार्जिंग को यूटिलाइज करता है। तो चार्ज कंट्रोलर का काम ये होता है कि बैटरी की लाइफ को मैनेज करते हुए मैक्सिमम करंट बैटरी की तरफ ट्रांसफर करें। अब बैटरीज का क्या होता है, बैटरीज का मसला ये होता है कि फॉर एग्जांपल 48 वोल्ट की बैटरी है तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 48 वोल्ट की 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर की बैटरी है, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं कंटिन्यूसली अपनी बैटरी को कंटिन्यूसली फीड इन चार्ज फीड करता रहूं। ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं होती। मुझे क्या होता है कि मुझे एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर में बैटरी की चार्जिंग करनी होती है, यानी कि ग्रेजुअली चार्जिंग को ऐड करता रहूं, एक पॉइंट पे आके मैं बैटरी को एक कांस्टेंट चार्जिंग करंट देता रहूं। जब मेरी बैटरी कांस्टेंट करंट ले फिर उसके बाद दोबारा आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं कम कर दूं। तो ये जो दरमियान वाला रीजन होता है इसे हम कहते हैं 20 से 80% का रीजन। यानी कि 20 से 80% में जो मैं चार्जिंग कैपेबिलिटी कर रहा हूं वो कांस्टेंट है, लेकिन 20 से पहले यानी कि आप देखो, आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज करो, जो स्टार्टिंग में चार्जिंग रेट होता है ना वो बड़ा स्लो मोबाइल चार्ज हो रहा था, लेकिन जैसे वो 20% क्रॉस करता है उसके बाद वो इफेक्टिवली बड़ी स्पीड से चार्ज होता रहता है और 80% तक बड़ा अच्छा चार्ज होता है। 80% के बाद फिर बड़ा स्लो चार्ज होते होते 100% पे जाता है। तो ये आइडियल और अच्छा चार्जर ये काम करता है। तो ये चार्ज कंट्रोलर का काम है कि मेरी बैटरी की लाइफ ना डैमेज हो। अगर गंदा चार्जर है जो कंटिन्यूसली कांस्टेंट करंट देता जा रहा है मेरी बैटरी को, तो मेरी बैटरी गर्म होना शुरू हो जाएगी, और अगर मेरी बैटरी गर्म होना शुरू हो जाएगी एक टाइम आएगा मेरी बैटरी फूल जाएगी। और फूलने का मतलब यह है कि मेरी बैटरी के अंदर एयर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो गया कि मेरी बैटरी जो है इफेक्टिवली काम नहीं कर रही, फूल गई। और वो फूलने का मसला ये होता है कि मेरी बैटरी डैमेज हो जाती है, या मेरी जो डिवाइस है जिस तरह लैपटॉप है, कंप्यूटर है, या कोई भी डिवाइस है या टैबलेट है, उसके अंदर जब वो फूलती है तो वो मेरी डिवाइस को भी डैमेज करती है। तो ये चीज हमें प्रॉब्लम करती है। तो चार्ज कंट्रोलर एक ऐसी डिवाइस बनती है जिसका काम ये होता है
बैटरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें। एक जनरल एग्जांपल देते हूं कि अगर अच्छा यूपीएस आपके घर में हो, अच्छा यूपीएस का मतलब जिसके अंदर अच्छा चार्जर लगा हुआ है, तो जो आपकी बैटरी है, फॉर एग्जांपल ओसाका की, एक्साइड की, एजीएस की लेड एसिड बैटरी आपने ली, तो अच्छा यूपीएस जिसके अंदर अच्छा चार्ज कंट्रोलर लगा है, तो आपकी बैटरी की लाइफ 2 से 3 साल होगी। और अगर आपने लोकल मेड गंदा यूपीएस ले लिया है और उसके अंदर मुनासिब सा गंदा सा चार्जर लगाया हुआ है, तो आपकी बैटरी की लाइफ 6 से 8 महीने में फारिग हो जाएगी। यानी कि एक सीजन गर्मियों और सर्दियों का निकालेगा, आपकी बैटरी फारिग हो जाएगी। हालांकि आपको लगेगा यार लोकल यूपीएस तो मुझे 6-7 हज़ार का मिल गया, इंटरनेशनल यूपीएस या कोई क्वालिटी यूपीएस या किसी ब्रांड का यूपीएस मैंने लिया, लो जी वही साइज का यूपीएस मुझे 15 या 20 हज़ार का मिल गया। आपको कि यार वो तो मुझे बड़ा सस्ता मिल गया, सस्ता तो मिल गया लेकिन उसने बैटरी को उतना ही निचोड़ दिया, फायदा क्या हुआ? नुकसान हुआ। बैटरी जो है वो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है, हर साल बाद फिर बैटरी लगानी पड़े। अगर 3 साल वही बैटरी चल जाए तो आपकी बैटरी के पैसे बच जाएंगे, एडवांटेज में। तो बैटरी के लिए चार्ज कंट्रोलर बड़ा जरूरी होता है। डायरेक्टली बैटरी को सोलर पैनल से हम नहीं लगा सकते, चार्ज कंट्रोलर बहुत जरूरी होता है। इसको इस तरह समझ लो, जो मोबाइल का चार्जर है, इस तरह बैटरी का भी एक चार्जर होता है। अब बैटरी ने तो चार्ज कर दिया, अब बैटरी की जो आउटपुट मिल रही है वो आगे जाती है इन्वर्टर में। और इन्वर्टर जो है ये बैटरी की आउटपुट को, क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, ये आउटपुट को 220, 230 या 240 वोल्टेज में कन्वर्ट करके सिंगल फेज या 3 फेज में कन्वर्ट करके ग्रिड में दे देती है, या आपके एसी लोड की तरफ सप्लाई दे देती है। हाँ, अगर मेरे पास ये है कि मेरे पास लेट्स सपोज अगर मेरे पास है कि भाई मैं कहता हूँ कि क्या नाम है, मैंने बैटरी नहीं लगानी, तो मैं चार्ज कंट्रोलर और बैटरी सिस्टम से निकाल देता हूँ, डायरेक्टली डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर के साथ लगता है और ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाता है। और अगर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने सिस्टम के साथ बैटरी एज एक स्टोरेज एलिमेंट लगाना है, तो फिर हम कहते हैं कन्वर्टर बैटरी को भी चार्ज करे और इन्वर्टर को भी दे, आउटपुट मिल जाए। और वो आउटपुट फिर मेरे पास एसी लोड पे चली जाती है और एसी लोड चलना शुरू हो जाता है। अब इस सारे सर्किट के अंदर जो कमाल की चीज है वो ये है कंट्रोल सिस्टम। ये वो कंट्रोल सिस्टम है जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये वो कंट्रोल सिस्टम है जो इन्वर्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये वो कंट्रोल सिस्टम है जो फिल्टर को भी कंट्रोल कर रहा है, ये वो कंट्रोल सिस्टम है जो आउटपुट फिल्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर कुछ इनपुट्स आती हैं जिसकी बेस पे वो डिसीजंस लेता है, और फिर कुछ आउटपुट वो देता है। वो आउटपुट जो है वो प्रोग्रामेबल डीसी टू डीसी कन्वर्टर पे या प्रोग्रामेबल डीसी टू एसी कन्वर्टर पे जाती है। ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर ज्यादातर एमपीपीटी एल्गोरिदम लगे होते हैं या पीडब्ल्यूएम एल्गोरिदम लगे होते हैं जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह इन्वर्टर के साथ लगा होता है ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स या साइन पीडब्ल्यूएम या शी पीडब्ल्यूएम या डिफरेंट किस्म के पीडब्ल्यूएम सिग्नल लगे होते हैं जो इन्वर्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये जो कन्वर्टर और इन्वर्टर कंट्रोल हो रहा होता है, इसका मेजर मकसद सिर्फ इतना सा होता है कि जो है हमारे पास आउटपुट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आउटपुट पे मिल जाए और वो एफिशिएंसी को हम यूटिलाइज कर सकें। तो अगर आप देखो तो जो ब्रेन ऑफ कंप्लीट सिस्टम है ये कंट्रोल सिस्टम है। ये कंट्रोल सिस्टम के इनपुट्स देखो, ये एरोस देखो जो जो जा रहे हैं, तो यहाँ पे पीवी पैनल के करंट और वोल्टेज आपके पास जा रहे हैं जो बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर की जो आउटपुट निकल रही है वो फिर सेंसर्स आईवी करंट और वोल्टेज सेंसर कंट्रोल सिस्टम में जा रहे हैं जो चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट को कंट्रोल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद चार्ज कंट्रोलर की जो आउटपुट निकल रही है फिर वो आईवी सेंसर्स के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं और वो डीसी टू डीसी इन्वर्टर की वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। और डीसी टू डीसी इन्वर्टर की जो आउटपुट निकल रही है उसके आईवी सेंसर्स जा रहे हैं और फिर वो आपके पास आउटपुट में दे रही है। और ये डिफरेंट आईवी सेंसर डिफरेंट किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स पर आउटपुट पे देते हैं। ये क्लैरिटी होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपके पास? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन, कोई इशू वगैरह? क्लैरिटी? जाग रहे हो, गायब हो गए हो? यस सर, होगी होगी। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा सा इनहांस करें तो जो चीज हमें समझ लगती है वो ये समझ लगती है कि भाई ये पीवी पैनल्स हैं जो ग्राफिकली हमें नजर आ रहे हैं, पीवी पैनल है और ये जो आउटपुट दे रहा है ये इनकंसिस्टेंट आउटपुट दे रहा है, नॉन एमपीपी आउटपुट दे रहा है। ये इसके आगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है जिसने इसको एमपीपी आउटपुट कर दिया, यानी कि मैक्सिमम पावर आउटपुट दे दी। उसके आगे चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है जो बैटरी को दे रहा है। उसके अगर चार्ज कंट्रोलर नहीं यूज करना तो डायरेक्टली इन्वर्टर में गया हुआ है और इन्वर्टर डायरेक्टली ग्रिड के साथ लगा हुआ है। अगर कुछ डीसी लोड है तो डीसी लोड इधर से डायरेक्टली आ रहे हैं,
लेकिन अगर कोई एसी लोड है तो वो इधर से होके आगे ग्रिड में या एसी लोड में जा रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड पीवी की टोपोलॉजी हमारे पास बन जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सिस्टम समझ लगता है। ये ओवरव्यू था पीवी का। यहाँ तक क्लैरिटी हुई? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू वगैरह है तो पूछ सकते हो।